Good evening, everyone. Uh, this is Anuj Kumar and the quantum mechanics again one more time. And जैसे कि हमने पहले देखा कि हम लोग यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब यूनिट 2 को मैं शुरू करूँगा। बेसिकली यूनिट 2 में सिंपल है श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन को आज मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करने वाला हूँ। होप सो, अगर हो सकता है हो सकेगा तो। और बाकी ये 2-3 चीज़ें एक्सपेडिशन एंड फास्टर एंड लाइक दैट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि व्हाट वाज द वेव। वेव क्या होगी? क्या वो वेव जो मुझे मैटर वेव है वो वेव ऐसे ही होगी जैसे कि मेरी पानी वाली वेव होती है, या है ना, बेसिकली अनकॉल्ड वाटर वेव या साउंड वेव जैसी, ठीक है, या लाइट वेव जैसी, जो किस तरह की वेव वो होती है, ये बात हमें क्लियर करनी है कि व्हाट वाज द वेव। ये जो मैटर वेव है ये किस तरह की वेव है। ठीक, तो उसके बाद मैंने आपको ये दिखाया था कि डेट वाज द वेव इक्वेशन। उसके बाद में मैंने आपको ये द वेव नंबर, दी ब्रोगली वेव के बारे में क्लियर किया था। फिर फेज वेलोसिटी एंड देन ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट वाज द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी उसकी। ठीक, नाउ तो आज हम शुरू करते हैं एकदम द प्लांट न्यू थिंग्स। और क्वांटम मैकेनिक्स अब धीरे धीरे थोड़ी सी लेंथी होती चली जाएगी, मैथमेटिक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जनरली यहाँ पे क्या है, जो मैथमेटिक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, चलिए कोई नहीं, है ना, शुरू करते हैं। द क्वांटम मैकेनिक्स इज कंसर्न द वेव फंक्शन ऑफ द बॉडी while itself are the no physical significant, no physical interpretation. No physical interpretation is what very important. Is there no physical interpretation? कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं है, यानी भौतिक सार्थकता फिजिकल फंक्शन मतलब वेव फंक्शन की नहीं है। वेव फंक्शन जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है, दैट मीन व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो y है, जनरली ये y क्या करता है कि मेरी वेव की लोकेशन क्या है, मेरी वेव की लोकेशन क्या है, बेसिकली किसी भी समय पर या किसी भी पोजीशन पर ये क्लियर करता है इस बात को। बट ये लाइन क्या कहती है कि मेरा जो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है उसके पास में कोई भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। ठीक, करेक्ट, आई थिंक ओके। नाउ द अगली लाइन में क्या कहता है कि द square of the absolute magnitude, basically it is the square of it, ठीक, evolute at the particular place and a particular time are proportional to the probability of finding the body at that particular time. तो जो मेरा psi square होगा basically that I am called psi and the complex conjugate is psi star। ये क्या होगा? ये probability function होगा। ये क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी को बताएगा। मेरी किसकी प्रोबेबिलिटी? मेरी पार्टिकल जो अवेलेबल है, यानी जिसके साथ ये साई वर्क फंक्शन एसोसिएट है। बेसिकली देखो क्या होगा, पार्टिकल होगा, पार्टिकल वेव है तो वेव के साथ में एक वेव फंक्शन जरूर होगा। तो जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंट किसका है? उसके किसके? उसके स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड का। ठीक, सिंपल बिल्कुल। चलिए अब आगे बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं बात कर रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ। दैट वाज अ डायनामिकल वेरिएबल इन फिजिक्स। ठीक है ना, डायनामिकल वेरिएबल ऑफ द फिजिक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें होंगी, ये जो अदर क्वांटिटीज है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर, इनको भी स्टेबलिश फॉर्म में रखा जाएगा। वेव फंक्शन आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स विद बोथ एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक, यहाँ तक क्लियर आई होप कि वेव फंक्शन के साथ में मैंने क्या क्या चीज़ों को समझा कि वेव फंक्शन क्या होगा, वो कि इंडिविजुअली कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं रखेगा। किसके साथ समस्या है? ये क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के साथ। ठीक, जनरली वेव फंक्शन ऐसा नहीं बिहेव करते, बट देयर वाज अ क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन, सो उसका बिहेव ऐसा है। Now the second thing, the absolute magnitude of that square of psi star evaluate at the probability of the function। ठीक, कहीं भी पाए जाने की probability होगी, इस बात को लेके। एंड देन द फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसकी लीनियर मोमेंटम।
एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक, वो सब होगा। एंड देन वेव फंक्शन हैव द बोथ पार्ट, है द कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड द रियल पार्ट। ठीक, चलिए वेव फंक्शन यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी या किस चीज़ को बेसिकली वेव फंक्शन कहा जाएगा, एक मेरे मायने से मतलब कोई मैथमेटिकल फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि वेव फंक्शन कहा जा सके। नंबर 1, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्लियर, बिल्कुल साफ बात है, बिल्कुल स्पष्ट। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता तो वो कभी भी वेव फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। सेकंड थिंग, psi must be continuous, okay, and the single valued of each anywhere। ठीक है, उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। यू नो वेरी वेल व्हाट वाज द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना, बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हो एंड देन 12th क्लास में ही बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। पार्ट 1 में ही कंटिन्यूटी सिखाई जाती है बेसिकली, है ना। जब कंटिन्यूस है तो सीधी सी बात है वेव फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, सिंपल, कि वेव फंक्शन डिफरेंशिएबल भी जरूर होगा, है ना। आपको याद होगा, थ्योरम अच्छे से याद होगी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस गारंटीड होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी कंटिन्यूस होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। दैट मीन व्हाट, कि अगर ये कंटिन्यूस है तो इनका डबल डेरिवेटिव भी पॉसिबल जरूर होगा। ठीक, एंड देन साइज मस्ट बी नॉर्मलाइज, मस्ट बी देयर लिमिट टू लिमिट, है ना, एंड देन दैट वाला ऑलवेज फाइनाइट कांस्टेंट। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग्स, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। ओके, नाउ होप सो यू गॉट इट कि वेव फंक्शन किसको बोला जाएगा। वेव फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, साई को कंटिन्यूस होना जरूरी है एवरीवेयर, और उसके बाद में, ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सेट दैट एग्जांपल। जैसे देखो ये रहा, ये वेव फंक्शन दिया है इन्होंने एक, ये वाला, ठीक है। अभी इसको क्या कहते हैं, देखो ये वेव फंक्शन है, फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है पक्का, क्योंकि ये हर पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर और इंटीग्रेबल है। ठीक, क्लियर। ओके, तो सेकंड के साथ में देखो क्या दिक्कत है, इसके साथ में, इस फंक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस नहीं है। ये कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, वेव फंक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल। अब देखो अब इसके साथ प्रॉब्लम देखो, इस वाले के साथ हम, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सिंगल वैल्यूड नहीं है। बिकॉज सिंगल वैल्यूड क्यों नहीं है, बिकॉज 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 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, any value of x, h have a two values, it is a plus minus something, you got anything, it is a plus minus of square root of x। ठीक, तो इसलिए फिजिकल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको देखते हैं हम, इस वाले को, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, डबल वैल्यूड है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आई होप कि किस फिजिकल वेव फंक्शन बोलेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए पीछे चलते हैं, अगेन वन मोर टाइम। हाँ, कि वेव फंक्शन किसको कहा जाएगा, ये बात क्लियर होगी। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट नंबर 1 है। अगर कहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट लिखा आता है तो ये पोस्टुलेट नंबर 1 है कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग, अब देखिए वेव फंक्शन टू बी अ वेव इक्वेशन। ओके, जब मेरे पास एक वेव फंक्शन है तो उसके साथ में एक वेव इक्वेशन भी जरूर होगी। ये क्लासिकल वेव इक्वेशन आपको अच्छे से पता है। इस क्लासिकल वेव इक्वेशन का सिंपल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, वेयर वी इज देयर, एक्स एंड एन ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम ओमेगा, बेसिकली इट इज इक्वल
2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज अ 2 पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्लियर। नाउ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बिकॉज ई की पावर यू नो वेरी वेल, ई की पावर माइनस ऑफ आई थीटा इज इक्वल, है ना, यू नो वेरी वेल that was the theorem, it is the cos theta plus I sin and theta, है ना, you know very well। ठीक, that things, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, वेव फंक्शन हुआ आपके पास में ये वाला, और इसके बाद में इससे एसोसिएटेड ये वेव इक्वेशन है। अब बात करते हैं जो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है उसकी वेव इक्वेशन कैसी होगी। ठीक, मेन चीज़ है ये। चलिए अब यहाँ पे क्या है, श्रोडिंगर टाइम इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म आई। अब हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन बनाएंगे बेसिकली वेव फंक्शन से, जो वेव फंक्शन मेरा ऐसा आई उससे एसोसिएटेड जो मेरी को क्या होगी वेव इक्वेशन होगी, वो कैसी होती है देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वही क्वांटम मैकेनिक्स की मूल इक्वेशन है, उसी से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे न्यूटन इक्वेशन में, न्यूटन मैकेनिक्स में क्या होता था, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो किससे सॉल्व होती थी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल एफ एक्सटर्नल। ठीक, ये न्यूटनियन इक्वेशन थी। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, और इस श्रोडिंगर इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व होगा, सब कुछ जो जो हम कर सकते हैं सॉल्व, जो भी संभव होगा हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। चलिए यहाँ पर अब जो वेव फंक्शन है देखो, ये वाला, ये इसमें और इसमें देखो कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। वेव फंक्शन ये भी है और वेव फंक्शन वो भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा स्लाइड भी मॉडिफाई कर दिया, वी को कॉमन बाहर निकाल लिया और क्या किया, इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी ओमेगा की जगह। ठीक, क्लियर, होप सो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख दिया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, चलिए अब क्या किया, ये मेरा पुराना दोस्त यू नो वेरी वेल, है ना, प्लांक वाले फॉर्मूले से भी, उसके बाद में सबसे आपको पता है ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, एवरीवेयर ई बराबर एच न्यू। और बेसिकली व्हाट इज एच क्रॉस, एच क्रॉस मीन्स एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस कहा गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो ये प्लांक का जुगाड़, ये किसका जुगाड़ है, डी ब्रॉगली का जुगाड़। ओके, दोनों के जुगाड़ों को आपस में एडजस्ट करेंगे अभी हम। और इससे मुझे क्या मिला, ये मिला, इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको और इसको, यहाँ से मैंने क्या उठाया, म्यू की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को मैंने इसकी जगह रख दिया। ओके, एंड इस वाली वैल्यू को मैंने इसकी जगह रख दिया। मुझे क्या मिला, मुझे ये वाली चीज ऐसी मिल गई। ठीक, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जब मेरे को ये वाली वैल्यू मिल गई, अब मैंने क्या किया इसका, अब मैंने ये वाली वैल्यू जो मुझे मिली थी इसका मैंने क्या किया, 2 बार x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन कर दिया, है ना। 2 टाइम्स आई एम मेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ इट विद रेस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसका 2 बार x के साथ में रेस्पेक्ट के साथ में डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये चीज मिली। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल यही मिलेगा, इसकी जगह बस इतने हिस्से की जगह ये वापस में फिर से मैंने रिप्लेस कर दिया। क्लियर, ठीक है, इसको रीराइट कर लिया थोड़ा सा, पी के साथ में इधर एच के साथ उधर ले आया, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, डेट इज ओके। नाउ इसको फिर मैंने क्या किया, टी के साथ में, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टी, इसको फिर से अवकलन किया और मुझे फिर से क्या मिल गया, फिर से ऐसा अरेंजमेंट मुझे मिल गया। ठीक है, होप सो यू गॉट इट परफेक्टली। ठीक है, आई होप सही। अब मैंने क्या किया आगे, अब जो ई है मेरा जो ई है, किसी भी सिस्टम का ई इस तरह से लिखा जा सकता है। ये पहला पार्ट क्या है इसका, यानी टोटल एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है, इस तरह से। पहला पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और दूसरा पार्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मेरी टोटल एनर्जी बन गई। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक, तो ई की जगह, ये जो ई है मेरा, इसकी जगह मैंने ये वाला ई रख दिया। ठीक, और जहां जहां पी स्क्वायर था उसकी जगह मैंने क्या किया, एच क्रॉस। ठीक है, देखो ध्यान से देखते हैं, देखो ये वाला ई साई है, ये वाला देखो,
ये वाला मेरा ई साई है। क्लियर? ओके गुड। ई साई बराबर क्या होना चाहिए? पी स्क्वायर साई अपॉन 2 पाई 2m प्लस यू साई। ठीक, तो ई की जगह, इतने ई की जगह, ई साई वाले की जगह मैंने ये रख दिया पूरा। ठीक है, देखो ई साई वाले की जगह ये पूरा रख दिया, और पी स्क्वायर साई वाले की जगह, पी स्क्वायर साई वाले की जगह मैंने ये सब रख दिया। क्लियर? और यू की जगह यू। ठीक, तो ये वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो महान इक्वेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए न्यूटन इक्वेशन का काम करेगी। ठीक, इसको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट फॉर्म बेसिकली रखा गया है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी इसको कहा गया है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह काम किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक ठीक है कि ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, है ना, कि साई होगा, वेव फंक्शन उसके साथ में जुड़ेगा, वो सब चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ तक चीज़ें ठीक है, यहाँ तक इट इज़ ओके। मेरे पास एक जुगाड़ हो गया, एक मतलब एक मैंने इक्वेशन बना ली, यानी देखो ये एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बना ली मैंने। अब इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? साई की वैल्यू मिल जाएगी। आई एम हैप्पी। ठीक है, कि साई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी मैंने जो अभी बात की थी, ये दो चीज़ें ऊपर वाली, ये दो चीज़ें मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को साई मिल गया तो साई स्क्वायर भी मुझे मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी डेट मीन क्या? मैं पर्टिकुलर जोन जान सकता हूँ कि यहाँ पर ये पार्टिकल अवेलेबल होगा। तो क्वांटम मैकेनिकली क्लियर होगी इतनी बात। तो अब बात करते हैं कि फिजिकल वेरिएबल्स के साथ क्या होगा, यानी मुझे क्या करना है। क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी मैकेनिक्स है, तो वो चीज़ें मेरी अलग अलग चीज़ों को नापेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम नापेगा, लीनियर मोमेंटम नापेगा, काइनेटिक एनर्जी को नापेगा, पोटेंशियल एनर्जी को नापेगा। ठीक, एवरीथिंग उसको नापना पड़ेगा, मजबूरी है। जब हमको मैकेनिक्स बनानी है तो वो सब चीज़ें हमें मेजरमेंट करनी ही होंगी। तो जब मेजरमेंट करनी होगी इन सब चीज़ों की, तो मेजरमेंट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या अरेंजमेंट किया? क्वांटम मैकेनिक्स से कहा कि एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटर। ठीक, कि जो भी चीज़ नापने की होगी, यानी जो भी चीज़ नापती है, जैसे पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है, या फोर्स हो गया, ये जो भी चीज़ नापने की है, जो भी चीज़ मेजरेबल है, या जो भी चीज़ ऑब्जर्वेबल है, वो चीज़ें किससे रिप्रेजेंट की जाएंगी? ऑपरेटर से। उनको उन्होंने नाम दिया सबको ऑपरेटर। जैसे देखो पोजीशन है, पोजीशन का ऑपरेटर ये रहा, मोमेंटम का ऑपरेटर ये रहा, और एनर्जी का ऑपरेटर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अभी इनको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिखाता हूँ। जैसे ये रहा, ये पोजीशन थी, पोजीशन का ऑपरेटर आर, बेसिकली आर बराबर एक्स आई प्लस वाई आई एंड जेड आई, है ना, सिंपल। पी का ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर हो गया, पी का ये वाला। ठीक, ये जो डेल्टा ऑपरेटर है ना, ये आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में भी आपको सिखाया गया होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज इक्वल टू आई साइन डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा ओवर डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा ओवर डेल्टा जेड। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑपरेटर ये हो गया। क्लियर है ना, एनर्जी ऑपरेटर हो गया, और ये एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी मेरी मेजरेबल होगी, वो क्वांटिटी ऑब्जर्वेबल होगी, वो क्वांटिटी ऑपरेटर से रिप्रेजेंट की जाएगी, और ऑपरेटर इनके इस तरह से दिखाए गए हैं। ठीक, आई थिंक दैट इज ओके, है ना। चलिए, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के साथ में उनकी क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होगी? वो वैल्यू जो मेरी प्रैक्टिकल के दौरान निकल के आती है। देखो, जब मेरे पास सिस्टम है, अब सिस्टम को मुझे कुछ ना कुछ करके तो वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस मैंने सिस्टम बना दिया या कुछ भी बना दिया और उसको मैं वेरीफाई ना करूं। तो मैंने उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? वो क्वांटिटी मुझे मैकेनिक्स या थ्योरेटिकल वे में मिलनी चाहिए, जो क्वांटिटी मेरी थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलती है। तो वो थ्योरेटिकल फॉर्म में जो क्वांटिटी मिलती है, वो मेरी किससे होनी चाहिए? मेजरेबल, यानी जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है उसके साथ में। तो अगर किसी भी ऑपरेटर का मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो उसका निकालने की टेक्निक ये रही, ये सिंपल टेक्निक।
का यूज़ किया गया, व्हाट वाज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। साइन साई स्टार के बीच में ये रहा ऑपरेटर, ठीक। और अभी अभी आपको दिखाया मैंने पी ऑपरेटर को किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है ना, अभी भी मैंने दिखाया ना आपको, देखो ये रहा यहाँ पे, ये रहा ना, इस तरह से दिखा है। वन डायमेंशन में अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये इट इज आई एच क्रॉस इंटू डेल्टा एक्स विद माइनस साइन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर एग्जैक्टली लिखी हुई है, ठीक। आई नीचे ले गए ये और देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्वांटिटी बिल्कुल ऐसे ही हो गई, ठीक। तो यहाँ पे अगर मुझे साई पता हो तो साई स्टार करने के बाद मैं इस क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकता हूँ। द सेम थिंग विद एनर्जी, सेम आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर जी क्या है, कोई जनरल ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर के साथ में इस तरह से बिहेव करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे।